आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डिस्टिंक्शन अमंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचियों के बीच में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति के बारे में, फिर हम जानेंगे एप्टीट्यूड अभिरुचि के बारे में, और फिर हम जानेंगे इंटरेस्ट यानी रुचि के बारे में, और आखिरी में हम देखेंगे कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट तीनों के बीच में क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज एटीट्यूड की मनोवृत्ति क्या है। तो अक्सर हम एक दूसरे से बात करते हैं किसी तीसरे के लिए कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है या उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो फिर क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ये एटीट्यूड है क्या, ये मनोवृत्ति क्या है। तो इसको भी हम जान लेते हैं। एटीट्यूड इज अ पर्सन्स फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग की मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी भी चीज के बारे में, उसकी भावना हो सकती है, उसकी राय हो सकती है, उसका दृष्टिकोण हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में। तो एक क्या है, किसी व्यक्ति की अपनी फीलिंग हो सकती है, अपना ओपिनियन हो सकता है, अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सन्स एक्सपीरियंस। तो ये किस पर आधारित होता है, किस पर बेस्ड होता है? हमारा एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस पर, हमारे वैल्यूज पर, हमारे बिलीव्स पर और हमारे इमोशंस पर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि एटीट्यूड क्या होता है और ये किस पर बेस्ड होता है। और दे आर पर्सनल रिस्पॉन्सेस सेट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रेफरेंसेस, के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका जो एटीट्यूड है, अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, दो लोगों के एक ही मुद्दे के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पाकिस्तान में ही अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत ने पाकिस्तान से काफी अच्छा खेला तो इसलिए भारत जीत गया। लेकिन पाकिस्तान में और भी लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, बॉल में कुछ गड़बड़ी थी, पिच में कुछ गड़बड़ी थी, या पाकिस्तान के जो प्लेयर ने उन्होंने घूस खाई हुई थी, इसलिए वो जानबूझकर हार गए। तो देखिए, एक ही इवेंट था, एक ही घटना थी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इसमें भी लोगों की अपनी अलग अलग राय थे, अलग अलग दृष्टिकोण थे। तो मतलब क्या है कि दो लोगों के एक ही मुद्दे के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक रवैया भी दिखा सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग जो घटनाएं हैं उनके लिए अलग अलग व्यक्तियों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। और एक किस पर आधारित होता है? लोगों का अपना क्या एक्सपीरियंस है, उसके क्या वैल्यूज है। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर हिज और हर बिहेवियर, कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का उसके व्यवहार पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो व्यवहार भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव ना हो तो उसी तरीके से उसका व्यवहार होगा। इन साइकोलॉजी एटीट्यूड्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री मेन कंपोनेंट्स। की साइकोलॉजी में एटीट्यूड को थ्री कंपोनेंट्स में या तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोग्निटिव कंपोनेंट, फिर हम बात करेंगे अफेक्टिव इंडिकेट्स, ठीक है, फिर बिहेवियर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोग्निटिव कंपोनेंट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड बिलीफ अबाउट अ सब्जेक्ट। कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, कि किसी भी चीज को हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो देखकर वो हमारे क्या विचार और क्या विश्वास है उससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक घटक किसी भी विषय के बारे में हमारे विचार और विश्वासों से संबंधित है। जबकि अफेक्टिव की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स हाउ समथिंग मेक्स यू फील, कि भावनात्मक या दर्शाता है कि कोई भी चीज आपको कैसा महसूस कराती है।
सबसे पहला, आप किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी विषय के बारे में आपकी विचार क्या है, आपके विश्वास क्या है, और सेकंड अफेक्टिव है कि आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में, और थर्ड बिहेवियर इंडिकेट्स हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस और बिहेवियर, कि इससे आपके व्यवहार पर, ठीक है, आपके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे तीन है, कॉग्निटिव कि किसी भी विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या विश्वास है, अफेक्टिव आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में, और जैसा महसूस होता है उसका असर आपके बिहेवियर पर पड़ता है। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो यहां पर आपको एटीट्यूड तो समझ में आ गया होगा, मनोवृत्ति क्या होती है। अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की, अभिरुचि की। तो देखिए, अभिरुचि में रुचि का मतलब तो हमें पता है, लेकिन अभिरुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। व्हाट इज एप्टीट्यूड? We often hear people saying that a certain child has a special talent in sports, music, dance और painting। कि हम अक्सर लोगों के मुंह से कहते सुनते हैं कि यार ये लड़का है, ये खेलने में बहुत अच्छा है, ये लड़का जो है ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें जन्मजात इस तरह की जो प्रतिभा होती है। कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा नृत्य में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा एक्टिंग में बहुत अच्छा होता है। दिस इनेट एबिलिटी और टैलेंट इनहेरेंट इन अ पर्सन इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। इसी टैलेंट को, जो बच्चों में जो जन्मजात जो प्रतिभा होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम अभिरुचि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह का एप्टीट्यूड था? खेल का, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स में भी किसका? क्रिकेट का, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हम सचिन को हम क्या कहते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि बचपन से उसमें वो प्रतिभा थी और टैलेंट था, और आगे चलकर उसको सही दिशा उनको मिली, तो आगे चलकर क्रिकेट के गॉड या क्रिकेट के भगवान कहलाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, बहुत कम उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो उनका जो एप्टीट्यूड क्या था? उनका एप्टीट्यूड संगीत के प्रति था, ठीक है। इट कैन बी इन वेरियस फील्ड लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें इसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई चित्रकला में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई खेल में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एप्टीट्यूड या अभिरुचि से क्या समझ में आए कि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, किसी भी एक क्षेत्र के लिए हो सकती है। चाहे हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हम डांस की बात कर सकते हैं, म्यूजिक की बात कर सकते हैं, पेंटिंग की हम बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। The aptitude of an individual is the result of both inherent and the environmental factor। कि किसी भी व्यक्ति की अभिरुचि अंतर्निहित और पर्यावरणीय कारकों का, दोनों का परिणाम है। तो मान लो किसी, हम कहते हैं कि यार जैसे किसी में, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, कि इनहेरेंट है, पैदाइशी बच्चों में वो टैलेंट है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, स्कूल में, कॉलेज है, एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों की जो जो जन्मजात क्षमताएं हैं, अगर एक अच्छा पर्यावरण मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तभी बच्चा उसका सही दिशा में विकास कर पाता है, उस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ पाता है। लेकिन बच्चों को पर्यावरण ना मिले, वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो रास्ते से भटक जाता है। Knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance। की अभिरुचि का ज्ञान हमें किसी व्यक्ति के भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। कि मान लो कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा हो, तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि आगे चलकर एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। कोई डांस में बहुत अच्छा हो, तो हम कहते हैं कि आगे चलकर बहुत अच्छा डांसर बनेगा। कोई गाने में बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे सिंगर बनेगा आगे चलकर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की एप्टीट्यूड के बेस पर हम उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। विथ प्रॉपर ट्रेनिंग दिस एबिलिटी कैन बी इनहेंस। की उचित प्रशिक्षण के साथ इन क्षमताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम सचिन की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके जो गुरु थे आचरेकर जी, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दी, ठीक है, एक अच्छी ट्रेनिंग दी, तभी सचिन की जो स्पोर्ट्स में एबिलिटी थी उसको हम कह सकते हैं पंख लग सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसीलिए
बच्चे में कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, उसका जन्मजात कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि उसको निखारा जा सके। किसी भी व्यक्ति की अभिरुचि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिरुचि परीक्षण। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि अभिरुचि या एप्टीट्यूड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में, रुचि के बारे में, कि रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इट इज अ प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, की किसी विशेष गतिविधि के लिए आपकी प्राथमिकता हो सकती है। इट इम्प्लाइज लाइक्स एंड डिसलाइक फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसका तात्पर्य किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए आपकी पसंद और नापसंद से है। इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि यह भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। और हॉबीज आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, के शौक रुचियों पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होता है ना, ये आपका हमेशा बदलता रहता है। कभी आपको कुछ पसंद है, कभी कुछ पसंद है। कोई चीज कभी आपको अच्छी लगती है तो कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आपकी जो प्रायोरिटी होती है, मान लो आप खाने के लिए गए तो अलग अलग आपके सामने डिशेज हैं, कुछ आपको अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। तो जो भी आपको चीजें पसंद है वो आपको मिलती है, तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आपको वो प्लेजर, वो आनंद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि ये भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। और हमारी जो हॉबीज होती हैं आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, कि हमारी जो हॉबीज हैं, हमारी जो रुचियों पर आधारित होती हैं। You may be interested in sports, but it is not necessary that you are a good athlete, कि हो सकता है कि आपको खेलों में बहुत रुचि है, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर, जब मैच होता है तो आप स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते हैं, या घर बैठ के टीवी में आप मैच देख सकते हैं। आपको तो यहाँ पर क्या है, आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, डांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे सिंगर हो, आप एक अच्छे डांसर हो। ठीक है, तो यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, but it is not necessary that you are a good athlete or you are a good singer, you are a good dancer. वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप टू मेजर इंटरेस्ट, की रुचियों को मापने के लिए भी अलग अलग तकनीकों का विकास किया गया है। क्या क्या हो सकती है, सेल्फ रेटिंग हो सकती है, इंटरव्यू हो सकते हैं, क्वेश्चनियर हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती है, और इन्वेंट्रीज। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे के इंटरेस्ट जो है उसको मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन अमंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, की मनोवृत्तियां, अभिरुचियां और रुचि के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम एटीट्यूड की बात करें, मनोवृत्तियों की बात करें, इट इज अ पर्सन्स फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग, कि यह किसी चीज के बारे में किसी व्यक्ति की अपनी भावनाएं, राय या दृष्टिकोण हो सकता है। जबकि अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, अभिरुचियों की बात करें, यह किसी व्यक्ति की कुछ सीखने की स्वाभाविक क्षमता है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें, इट इज पर्सन प्रेफरेंस और लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर समथिंग, कि किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद हो सकती है। एटीट्यूड की बात करें, इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, की यह बुद्धिमत्ता से संबंधित है, इसका संबंध व्यक्ति के बुद्धि से है। ठीक है, एप्टीट्यूड की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू एबिलिटी, की इसका संबंध व्यक्ति की एबिलिटी, उसकी क्षमताओं से है। और इंटरेस्ट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स, की इसका संबंध व्यक्ति के पसंद या नापसंद से है। तो इन तीनों के बीच में आपको अंतर ये समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है व्यक्ति की भावनाएं, उसकी राय, उसका दृष्टिकोण। लेकिन एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध व्यक्ति की क्षमताओं से है, और इंटरेस्ट का संबंध व्यक्ति की प्राथमिकताओं से या पसंद नापसंद से है। एटीट्यूड की बात करें, इट इज वंस मेंटल पर्सपेक्टिव, कि यह किसी व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण हो सकता है। इट इज रिलेटेड टू कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, की इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यक्तित्व से है। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो इट इज वंस एबिलिटी, की एक व्यक्ति की क्षमता हो सकती है, उसकी प्रतिभा हो सकती है। और इंटरेस्ट की बात करें, इट इज वंस प्रेफरेंस, या किसी की प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इट इज अबाउट द बेस्ट ऑप्शन, कि यह सर्वोत्तम विकल्पों में से संबंधित है। तो आपको
एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट तीनों क्या होते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ टीचर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में टीचिंग लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से जानो, उनको अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से जानोगे, अच्छे से समझोगे, तब आपको पढ़ाने में काफी आसानी रहेगी। आपको अपने बच्चों के स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, उनके वीकनेस के बारे में पता होगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होगा, और ये आपको पता होगा कि बच्चे कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स स्कूल लाइफ, कि बच्चे का जो स्कूल लाइफ होता है उस दौरान बच्चे के एटीट्यूड को, उनके एप्टीट्यूड को, उनके इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी पहचान कैसे की जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पहचान किस तरह से की जाए, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि उसी हिसाब से फिर आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर सको, उनको अच्छे से आगे बढ़ा सको, उनको अच्छे से पढ़ा सको, समझा सको। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो आखिर तक देखिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड की, मनोवृत्ति की। तो जैसे हम किसी के बारे में भी हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड होता क्या है। तो एटीट्यूड इज अ पर्सन्स फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग, की मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति की किसी चीज के बारे में उसकी अपनी भावना हो सकती है, उसका अपना राय हो सकता है, उसका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर इंसान का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में उसकी फीलिंग अलग होती है, ओपिनियन अलग होता है, और पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन, एक किस पर आधारित है, पर्सन्स एक्सपीरियंस, वैल्यूज, बिलीफ एंड इमोशंस। दे आर पर्सनल रिस्पॉन्सेज, कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। तो मतलब ये क्या है, ये पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, और किस बेस पर होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सेज की। कि हम देखते हैं कि हम किसी के बारे में कहते हैं कि इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, किसी के बारे में कहते हैं इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो हमारी अपनी राय पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं वो इंसान अच्छा नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए भी वो इंसान अच्छा नहीं हो। तो ये क्या हो सकता है, ये पर्सनल रिस्पॉन्सेस हैं, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड क्या है, हम अक्सर लोगों से कहते सुनते हैं कि कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, म्यूजिक में, संगीत में बहुत अच्छा है, नृत्य में बहुत अच्छा है, चित्रकला में, आर्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है, या एक्टिंग में बहुत अच्छा है। सो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता को, जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जब सचिन का नाम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये क्रिकेट में बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिंगिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब अभी की बात नहीं, जब ये छोटे थे, तो उस टाइम भी जो इनको जानने वाले थे, उनको देखने वाले थे, वो अक्सर यही कहते थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो सचिन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका एप्टीट्यूड, उसकी प्रतिभा किस में थी, क्रिकेट में थी। ठीक है, लता मंगेशकर की अगर हम बात करते हैं, तो उनका किस में था, सिंगिंग में था। ठीक है, तो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, अभिरुचि की बात करें, तो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता अथवा प्रतिभा को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। इट कैन बी इन वेरियस फील्ड, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो अगर हम अभिरुचि की बात करते हैं, एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो व्यक्ति में निहित जो क्षमता होती है किसी भी क्षेत्र के लिए, जो प्रतिभा होती है, उसी को हम एप्टीट्यूड या अभिरुचि कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये किसी विशेष गतिविधि के लिए हमारी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। इट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना।
इट इम्प्लाइज लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी की, इसका तात्पर्य मतलब किसी भी गतिविधि के लिए आपकी पसंद है, आपकी नापसंद है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि ये भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। कोई भी चीज़ है, आप मार्केट गए, आपको शॉपिंग करनी है, तो आपको कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, आपका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। और जब आप अपनी पसंद की चीज़ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल प्लेजर, भावनात्मक आपको आनंद प्राप्त होता है। हॉबीज आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, की जो शौक है रुचियों पर ही आधारित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से स्कूल लाइफ में हम बच्चों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को हम किस तरह से उसकी पहचान करें, उसको आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में यूनिक होता है। उसमें अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। उनकी रुचियों और मनोवृत्ति में भी अंतर देखने को मिलता है। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट एंड देयर एटीट्यूड, ठीक है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। सबके इंटरेस्ट अपने अलग होते हैं, सबके एप्टीट्यूड अलग होते हैं, सबके एटीट्यूड अलग होते हैं। तो विद्यार्थी का मूल्यांकन और उनके करियर का चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता है। कि आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चा है, ठीक है, सबकी अपना एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, कौन सा बच्चा क्या अच्छे से कर सकता है, किस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो अक्सर विद्यार्थी स्वयं की मनोवृत्ति, क्षमता और रुचि के प्रति जागरूक ही नहीं होते। कई बार बच्चों को खुद के बारे में पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती, तो फिर क्या करें। ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट कैन लूज देयर वे, कि जब बच्चों को अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी रुचि के बारे में जब इतनी जागरूकता होती नहीं है, तो अक्सर बच्चा अलग अलग फील्ड में ट्राई करता है, ठीक है। तो कई बार अपना जो उसकी जो एनर्जी है गलत फील्ड में भी वो लगा देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा रास्ता भटक सकता है। इसलिए जरूरी है, it is necessary to identify the attitude, aptitude and interest of the student for proper guidance। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सही मार्गदर्शन के लिए, सही गाइडेंस के लिए बच्चों के जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति, अभिरुचि, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, रुचि, उनकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। तो विद दिस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी मेड इफेक्टिव। तो अगर हम इन चीजों की पहचान करेंगे तो बच्चों के नीड के हिसाब से हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो इससे टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव बनाया जा सकता है और विद्यार्थियों को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, मतलब उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की पहचान करने के लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड की पहचान करने के लिए एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, मनोवृत्ति परीक्षण होते हैं। उसी तरीके से एप्टीट्यूड, अभिरुचि की पहचान करने के लिए भी परीक्षण होते हैं, और इंटरेस्ट की भी पहचान करने के लिए रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है। तो एक बार हम तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एटीट्यूड टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यू। की मनोवृत्ति परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन है जिससे हमें व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों के बारे में पता चलता है, ठीक है। उनको ये मेजर करता है, मापता है। ये परीक्षण अक्सर मनोविज्ञान, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों या विषयों के प्रति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इन टेस्ट की मदद से बच्चों के बारे में जाना जा सकता है, उनका जो एटीट्यूड है उसके बारे में जाना जा सकता है, उनके बारे में समझा जा सकता है। तभी तो बच्चों को सही से गाइड किया जा सकता है। और अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग किसी क्षेत्र में विशेष, मतलब व्यक्ति की जो क्षमता है उसका आकलन करने के लिए किया जाता है कि अलग अलग फील्ड है, तो बच्चे की क्षमता, उसकी जो एबिलिटी है वो किस फील्ड में है। बच्चा आर्ट में अच्छा है, बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, बच्चा डांस में अच्छा है, बच्चा मैथ्स में अच्छा है, बच्चा साइंस में अच्छा है। तो किस फील्ड में बच्चा अच्छा है, किस फील्ड में उसकी जो काबिलियत अधिक है, तो इस चीज को जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर जॉब प्लेसमेंट, एडमिशन टू कॉलेज प्रोग्राम एंड टू डिटरमाइन वेयर अ स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में
टेक देम करियर वाइज, कि इसका उपयोग नौकरी, प्लेसमेंट, कॉलेज कार्यक्रम, कि बच्चा जब 10th मान लो 10th क्लियर किया, तो कई बार बच्चा समझ में नहीं आता कि हम कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें, तो ऐसे में इस तरह का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जब कॉलेज के बाद भी तो इस तरह का होता है, ताकि बच्चों को एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में बच्चों को भेजा जा सके। ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, सो यह विशिष्ट क्षेत्रों या गतिविधियों के लिए व्यक्ति की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है कि अलग अलग जो फील्ड है, तो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस तरह, किस एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस और बच्चों को हम बढ़ा सके। इसे विभिन्न गतिविधियों में किसी व्यक्ति की रुचि या प्राथमिकता के स्तर को मापने और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से चाहे हम एटीट्यूड की बात करें, चाहे हम एप्टीट्यूड की बात करें या इंटरेस्ट टेस्ट की बात करें, तो इनके माध्यम से बच्चों को अच्छे से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उनको अच्छे से गाइड किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम बच्चों का डेली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चा क्लास में कैसा है, बच्चा ग्राउंड में कैसा है, बच्चा स्टेज पर कैसा है। तो इस तरह से हम बच्चों का डेली ऑब्जर्वेशन करके भी उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। क्लास टेस्ट भी हो सकता है, डिस्कशन, बच्चे से भी डिस्कशन हो सकता है, और बच्चे के जो स्टूडेंट के जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू भी उनके साथ हो सकता है, ताकि हम बच्चों के बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बच्चे के एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और उसके इंटरेस्ट की पहचान की जा सकती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे पेरेंट्स हों या टीचर, हर किसी का एक प्रयास रहता है कि बच्चा सही रास्ते पर चले, बच्चे को सही गाइडेंस मिले और बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि बच्चा अपने लाइफ गोल को अचीव कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के बारे में भी जाना जाए, बच्चे के बारे में भी पता किया जाए कि बच्चा क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर का क्या टैलेंट है। तो इसके बारे में जानने के लिए बच्चों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में रोल ऑफ टीचर्स इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एट वेरियस स्कूल लेवल। तो वेरियस स्कूल लेवल मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है। तो ये अलग अलग जो लेवल्स हैं, इसमें टीचर्स का क्या रोल है, किस तरह से टीचर स्टूडेंट के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें टीचर का क्या रोल है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं नीड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचि की पहचान करने की जरूरत क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमें पता है कि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, उनमें अलग अलग प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। हर बच्चे के अपना अलग टैलेंट होता है, अलग एबिलिटीज होती हैं। देर इज ऑल्सो डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, कि उनकी रुचि और मनोवृत्ति में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। अलग अलग बच्चे हैं, सबका अपना एटीट्यूड होता है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन और उनके करियर का चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो ऐसे में हर बच्चे का अपना अलग अलग एप्टीट्यूड है, उनका इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है। तो इसके लिए हम बच्चे के करियर का सही चुनाव तभी कर सकते हैं जब हमें बच्चे के बारे में पता हो कि बच्चा क्या सोचता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या टैलेंट है। जब इसके बारे में पता चलेगा तभी तो आप उसको एक सही मार्ग पर, एक सही रास्ते पर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी स्वयं की मनोवृत्ति, क्षमता और रुचि के प्रति जागरूक ही नहीं होते। ठीक है। तो देखिए, बच्चे सही रास्ते पे आगे तब बढ़ेंगे जब बच्चों को पता होगा कि उनके अंदर का टैलेंट क्या है, वो किस अ, क्षेत्र में, किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं। तो कई बार बच्चों को खुद के बारे में भी नहीं पता होता, खुद का जो बच्चों के अंदर का टैलेंट होता है, उनकी जो एबिलिटीज होती है, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। तो ऐसे में टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो बच्चों को उनके बारे में बता सके। तो ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट कैन लूज देयर वे, कि अगर बच्चों को अपने बारे में नहीं पता है तो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी मतलब रास्ता है भटक सकता है। कई बार बच्चे के अंदर का जो टैलेंट होता है बच्चे को पता नहीं होता, तो उसके फ्रेंड
अपने लिए जो करियर चूज करते हैं, बच्चा भी उन्हीं के हिसाब से वो करियर चूज कर लेता है और आगे जाकर पता चलता है कि बच्चे का उसमें मन नहीं लगता। तो इसलिए जरूरी है कि टाइम से बच्चे को उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में पता चले, ताकि बच्चा एक सही रास्ते पे आगे बढ़ सके। विद्यार्थी के सही मार्गदर्शन के लिए मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचि की पहचान करना बहुत जरूरी है, ताकि उसका एक सही मार्गदर्शन किया जा सके, उसको एक सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एंड स्टूडेंट कैन बी लेड इन द राइट डायरेक्शन, और बच्चों को सही दिशा की तरफ अग्रसर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब में एक टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा घर के बाद सबसे ज्यादा जो टाइम है स्कूल में स्पेंड करता है, अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करता है। तो ऐसे में टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर मान लो बच्चे को उसके बारे में नहीं पता चल रहा, अपने टैलेंट के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में नहीं पता चल रहा, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में नहीं पता चल रहा बच्चों को, तो ऐसे में टीचर्स का रोल है कि बच्चों के बारे में जाने और बच्चों को सही तरीके से गाइड करें कि बच्चा किस तरह से आगे बढ़ सकता है अपनी वीकनेस को दूर करके, और उसका जो स्ट्रेंथ है, जिस एरिया में अच्छा कर सकता है, उस एरिया की तरफ आगे बढ़ाना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे में हमारा जो आज का टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ टीचर इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एट वेरियस स्कूल लेवल। तो अगर हम टीचर के रोल की बात करें, तो स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के सामाजिकरण और उनके विकास का जो स्कूल है एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, बच्चा घर के बाद सबसे ज्यादा समय जो है स्कूल में स्पेंड करता है, तो ऐसे में एक टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर दिस रीजन द रोल ऑफ टीचर इन गाइडिंग चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक एक प्रभावी मार्गदर्शक नहीं हो सकता अगर उसको अपने बच्चों के बारे में ही पता नहीं है। वो बच्चों के टैलेंट, उनके वीकनेस, उनके इंटरेस्ट, चाहे उनके एप्टीट्यूड चाहे एटीट्यूड, अगर टीचर को बच्चों के बारे में ये सब नहीं पता तो कैसे करेगा बच्चों का सही मार्गदर्शन। टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट इट इज नेसेसरी टू नो द स्टूडेंट, कि बच्चों के बारे में समझने के लिए बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो कई अलग अलग लेवल पे हम बात करते हैं, तो कई सारे तरीके हैं जिससे एक टीचर बच्चों के, चाहे एटीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें या इंटरेस्ट की बात करें, उसके बारे में जान सकता है, उसकी पहचान कर सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं अलग अलग लेवल पे, तो टीचर क्या क्या कर सकता है जिससे वो बच्चों के बारे में जान सके। तो बाय रेगुलरली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों का नियमित अवलोकन करे, चाहे क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर, चाहे पढ़ते हुए, चाहे बच्चा अ, अलग जो एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो टीचर लगातार बच्चों का अवलोकन करे, उनका ऑब्जर्वेशन करे। तो उससे टीचर को बच्चों के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चल सकता है। तो इसलिए बच्चों का रेगुलर ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ताकि टीचर बच्चे के बारे में जान सके, बच्चे को समझ सके। इसके अलावा बाय कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद स्टूडेंट, की इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अलावा ये जरूरी है कि टीचर हमेशा बच्चों से बात करे, एक संवाद करे, एक चर्चा करे, ताकि बच्चे के जो अलग अलग विषयों में जो विचार है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में टीचर को पता चल सके। तो इसलिए लगातार बच्चों से बात करना भी बहुत जरूरी है। आप किसी से बात करेंगे तभी तो उसके बारे में आप अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके अलावा बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट, पेरेंट्स, अदर टीचर एंड फ्रेंड, इसके अलावा टीचर अगर किसी बच्चे के बारे में जानना चाहता है, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके एप्टीट्यूड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, तो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकता है, क्लास के और टीचर से भी बात कर सकता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा बच्चों के फ्रेंड से भी बात कर सकता है। और बाय चेकिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की परीक्षा परिणामों की जांच करके भी, कि बच्चों का क्या मतलब, क्या स्टेटस है, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, अगर किसी में वीक है तो क्यों वीक है, किसी में स्ट्रांग है तो कैसे है। तो इस तरह से उनके जो रिजल्ट है उसकी भी जांच करके, इसके अलावा इस बात की भी जांच करके कि एक क्लास में बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का बिहेवियर है,
और बाय एग्जामिन द सोशल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का सामाजिक व्यवहार कैसा है, बच्चा अपने सोसाइटी में कैसा है, अपने समाज में कैसा है। तो इस चीज की भी जांच करके बच्चों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इन वेरियस एक्टिविटी, की अलग अलग एक्टिविटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, क्लास के बाहर अलग अलग एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे म्यूजिक की बात करें, चाहे डांस की बात करें, चाहे आर्ट्स की बात करें, अलग अलग एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें बच्चे का व्यवहार किस तरह का है। हो सकता है कि क्लास में बच्चे का पढ़ाई में उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, क्योंकि मन ना लगता हो, लेकिन जब बच्चा ग्राउंड में जाता है, स्पोर्ट्स में जाता हो या म्यूजिक डांस एक्टिविटी में जाता हो, तो वो बहुत अच्छे से करता है, उसके लिए उसका एक व्यवहार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। तो इस तरह से भी बच्चों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाय प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड पोटेंशियल, तो कई बार टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को भी लिस्ट दे सकता है कि हाँ, कि आप आपकी जो एबिलिटीज है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आप उसके बारे में लिखो, आप बताओ कि आपको क्या क्या चीजें अच्छा लगता है, आप कौन कौन सी चीजें अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी भी एक लिस्ट बनाकर, इसके अलावा अलग अलग जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, चाहे हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें, तो अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से भी एक टीचर बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में जान सकता है, पता लगा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि एक टीचर का रोल क्या है बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का पता लगाने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी स्कूल में सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल अपने यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, जिससे सभी बच्चों के बारे में जाना जा सके। एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, जब आप स्कूल में जाते हैं, आपको किसी भी बच्चे के बारे में जानना होता है, या तो आप बच्चे से बात करते हैं, या उनके फ्रेंड से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं। इसके अलावा उस बच्चे का जो रिकॉर्ड मेंटेन करके उस स्कूल में रखा गया है, आप उन रिकॉर्ड्स के थ्रू भी बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स में बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और तब से लेकर जब तक बच्चा स्कूल छोड़ नहीं देता, तब तक सारा रिकॉर्ड बच्चे का रहता है कि किस क्लास में बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें रिकॉर्ड से मिलती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं रिकॉर्ड्स की बात करने वाले हैं कि इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से किस तरह से बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट का पता लगाया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल रिकॉर्ड्स या कालानुक्रमिक अभिलेख क्या होते हैं। सो द स्कूल सिस्टम स्ट्राइव्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि हमें पता है कि स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है, बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, तो स्कूल अपने यहाँ पे आने वाले सभी बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रयास करते हैं। इसलिए अलग अलग तरह की, चाहे हम करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, सारी एक्टिविटीज स्कूल में होती है ताकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें चाहे हम फिजिकल की बात करें, मेंटल की बात करें, सोशल की बात करें, इमोशनल की बात करें, कल्चरल की बात करें, सभी तरह का जो डेवलपमेंट है इसमें आता है। टू नो अबाउट द स्टूडेंट इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन हिज बैकग्राउंड एंड पर्सनैलिटी, और किसी भी बच्चे के बारे में जानना है तो उसके बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व की जांच बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल रिकॉर्ड की बात करें तो these records are detailed study of a student growth and development over a period of time in school, कि कालानुक्रमिक अभिलेख विद्यालय में समय समय पर विद्यार्थी की वृद्धि और विकास का विस्तृत अध्ययन है। क्योंकि ये इस तरह के रिकॉर्ड हैं कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब से लेकर और बच्चा जब तक स्कूल छोड़ ना दे, उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है, जिससे बच्चों के बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल हमें प्राप्त होती है। तो ये अध्ययन बार बार दोहराया जाता है कि जो इस तरह की जो स्टडी है, ये एक टाइम पीरियड में लगातार होती रहती है, ताकि बच्चों के बारे में, उनकी चाहे क्षमता है, उनका चाहे प्रोग्रेस है, उनकी चाहे अचीवमेंट है, उसका एक डिटेल
इंफॉर्मेशन तैयार हो सके, एक विस्तृत विवरण तैयार हो सके। तो इस तरह के हम लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं समय समय पे, टाइम टाइम पे, चाहे हम मंथली बात करें, हम क्वार्टरली बात करें, 6 मंथ की बात करें, ईयरली बात करें, तो टाइम टाइम पर बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है कि बच्चा चाहे बच्चे अलग अलग, जैसे स्कूल में है, फर्स्ट क्लास में है बच्चा, सेकंड क्लास में है, तो अलग अलग टाइम पे टेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। तो इस रूप में सारी जो डिटेल्स हैं बच्चों का रखा जाता है, जिससे उस बच्चे के बारे में पता चल सके। नीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स की, इसकी जरूरत क्यों है? एवरी स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल हैज डिफरेंट बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम्स, कि हर जो भी स्कूल में बच्चा आता है उसकी अलग अलग बैकग्राउंड होती है, अलग अलग समस्या होती है। कुछ विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण में खुद को समायोजित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते। If students are unable to adjust themselves in school, अगर बच्चा खुद को स्कूल के जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। सो फॉर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी देयर बैकग्राउंड एंड पर्सनैलिटी, कि बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए जरूरी है कि बच्चों के बारे में पता लगाया जा सके, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके क्या उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बच्चों के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके। तो information about student is collected through longitudinal records so that proper guidance can be given to them, कि इसलिए इस रिकॉर्ड्स के माध्यम से बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिससे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। सो थ्रू दिस स्टूडेंट टैलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इनकरेज, कि इसके द्वारा विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसकी पहचान होती है, उनका इंटरेस्ट क्या है, टैलेंट क्या है, और उसी हिसाब से उनको प्रोत्साहित, मोटिवेट किया जाता है। सो बाय दिस स्टूडेंट एडजस्टमेंट इन द स्कूल एनवायरनमेंट इज इनेबल, कि इसी के द्वारा अगर ये पता चलो लगाते हैं कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी प्रॉब्लम का पता लगाना है, चाहे उसके फ्रेंड से पूछना है, बच्चों से पूछना है, उनके पेरेंट्स से पूछना है, और उस हिसाब से बच्चों की गाइडेंस, उनको गाइड किया जाए, उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, ताकि बच्चे को इस तरह से उसका जो एटीट्यूड है बनाया जा सके कि वो एडजस्ट कर सके स्कूल के एनवायरनमेंट में खुद को, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित ना हो। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्टूडेंट इन स्कूल की। स्कूल में बात करते हैं तो जो हम लॉन्गिट्यूडिनल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला सेल्फ रिपोर्ट्स बाय स्टूडेंट, एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, संचयी अभिलेख। फिर हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की, और उसके बाद चिंतनशील पत्रिकाएं, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की। तो एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट बाय स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं? एक तरह का क्वेश्चनियर होते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, और बच्चों की जो पसंद नापसंद होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बच्चा उसको भरकर या टिक करके उसको देता है। तो अपने बारे में बच्चा जो भी उसको सही लगता है उस पर टिक करके देता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की चाहे फीलिंग्स है, चाहे बिलीफ है, चाहे थॉट्स है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। उस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ताकि जिससे बच्चे के चाहे फीलिंग है, बिलीफ है, थॉट्स है, उनके इंटरेस्ट है, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। तो पहला तो क्या हो गया? सेल्फ रिपोर्ट्स बाय स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड फिर हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो देखिए, जब हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं जिससे बच्चों के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ये रिकॉर्ड्स कब मेंटेन किए जाते हैं? जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब से लेकर जब तक बच्चा स्कूल छोड़ ना दे, ठीक है, तब तक की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के रूप में रखी जाती है। और एक किसके किसके थ्रू तैयार की जाती है? टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर एंड हेल्थ वर्कर्स, मतलब डॉक्टर। तो सभी, चाहे बच्चे का हेल्थ चेकअप हो रहा है, स्कूल में टाइम टाइम पे हेल्थ कैंप्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स की अपनी रिपोर्ट्स हो सकती है, काउंसलर जो होते हैं, तो अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि पर्सन है, उनके थ्रू एक रिकॉर्ड तैयार होकर उसको मेंटेन किया जाता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, क्योंकि टाइम टाइम पे ये कंटिन्यूटी में होती रहती है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज एंड प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। और इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डे द चाइल्ड एंटर स्कूल टिल द टाइम ही शी लिव्स स्कूल, कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तब से लेकर छोड़ने तक की सारी इंफॉर्मेशन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के रूप में रखी जाती है।
It includes information about the student achievement, attendance, health marks, strength, weakness. तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है. इट प्रेजेंट अ कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट की यह विद्यार्थी की एक पूर्ण और एकीकृत तस्वीर प्रस्तुत करता है. तो इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, चाहे हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, चाहे इंटरव्यू की, चाहे केस स्टडी की, चाहे हम टेस्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग जो मेथड हैं जिनके थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की जाती है. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी आपको समझ में आ गया होगा. हम बात करते हैं अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड. तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सो दिस इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट बाय द टीचर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है उसका एक सार है, उसकी एक समरी है. तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस में बच्चा जाता है तो टीचर, बच्चे का जो भी व्यवहार होता है तो टीचर को क्या करना पड़ता है, ठीक है, टीचर को अपनी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों की एक इंफॉर्मेशन एक तैयार करनी पड़ती है. उसके लिए चाहे एक डायरी हो सकती है. तो टीचर क्या करता है, सभी बच्चों का जो डेली उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, बच्चे ने क्या किया, क्या सीखा, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो उसका एक रिकॉर्ड टीचर मेंटेन करके रखता है. तो टीचर जो बच्चों को देखता है उनके व्यवहार को उसका विवरण लिखता है. ठीक है, सो यह शिक्षक द्वारा एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का विवरण होता है. एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट की इसमें क्या होता है कि जो बच्चों का देखा गया व्यवहार है उसको लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है. तो सो इट इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचर यूज्ड टू रिकॉर्ड एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व की एक छोटी कहानी के रूप में होता है. बच्चा अपनी क्लास में पढ़ने वाले जैसे क्लास टीचर जो होते हैं उनको इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनकी डिटेल, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो इस तरह का टीचर मेंटेन करके रखता है. तो इसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी कहते हैं. और फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल. तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है? आप डीएलएड में है, बीएड में है, आपके टीचर भी चाहे आप पीएससी में जाएंगे, स्कूल में टीचिंग के लिए जाएंगे, तो आपको डेली एक डायरी जो है मेंटेन करने के लिए कहा जाता है कि आपका डेली का जो एक्सपीरियंस है आपको उसमें लिखिए. तो इसका क्या फायदा होता है? अब आप मान लो आज फर्स्ट डे आप स्कूल में गए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपने लिखा, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. फिर नेक्स्ट डे आपने उन गलतियों को कहाँ से इंप्रूव किया, कितना इंप्रूव करने की कोशिश की. तो रिफ्लेक्टिव जर्नल में डेली का जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसको इसमें मेंटेन करके रखते हैं. रिफ्लेक्टिव जर्नल रिटन बाय स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के द्वारा लिखा जाता है. In this, she writes about various school activities and his her views on them. कि इसमें विद्यालय में जो चाहे पढ़ाई हो रही है, चाहे खेल कूद हो रहा है, सभी के बारे में जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, वो अच्छा नहीं कर पाए, तो सारी चीजें बच्चा लिखता है, उसको मेंटेन करता है. तो इसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं और विचारों को समझ सकते हैं. कि बच्चे की अपनी डायरी है, बच्चा अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा है, तो क्या अच्छा रहा, क्या नहीं अच्छा रहा, क्या प्रॉब्लम्स उसको हुई, क्या तो ये सारी की सारी चीजें हैं. इन जर्नल्स के माध्यम से टीचर बच्चों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं. फ्रॉम दिस द एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी एस्टिमेटेड, कि इससे विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है. यह विद्यार्थियों को स्वयं को समझने और अपने भविष्य के लक्ष्य बनाने में मदद करता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल भी आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या है इसके. तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन दिस, कि इसके माध्यम से अलग अलग जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. दिस स्टडी इज डन अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, की समय समय पर इस तरह की जो रिकॉर्ड्स है मेंटेन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि बच्चों को अच्छे से गाइड किया जा सके. इन दिस चेंजेस इन द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट आर स्टडी, कि बच्चों के व्यवहार और विकास में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. तो इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें बच्चों के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलती है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उनका किस तरह का एटीट्यूड है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है. तो उसी के माध्यम से बच्चों को सही तरीके से गाइड करने के लिए, सही डायरेक्शन पे जाने के लिए एक टीचर को, एक काउंसलर को मदद मिलती है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में इससे पहले के वीडियो में हमने बात की एप्टीट्यूड के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की.
इट्स एप्लीकेशन फॉर अलॉटिंग वेरियस सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, की अभिरुचि परीक्षण। और जब बच्चा 10th के बाद 11th क्लास में जाता है, सीनियर सेकेंडरी में जाता है, तो वहां पर इसकी हेल्प, इसकी नीड क्यों होती है? तो कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट 10th के बाद 11th क्लास में जाता है तो अलग अलग स्ट्रीम होती है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, और इसके अलावा एक और भी क्षेत्र हम देखते हैं वोकेशनल, तो वहाँ पे आईटीआई भी हमें देखने को मिलता है। तो अब बच्चों के सामने मेन क्वेश्चन ये है कि बच्चा क्या ले, आईटीआई में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनके फ्रेंड अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में चले जाते हैं, साइंस लेते हैं तो साइंस में चले जाते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में चले जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नेबरहुड में या उन्होंने किसी से सुना है कि आज के टाइम में कॉमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो कॉमर्स ले लेते हैं, किसी से सुना कि साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है वो साइंस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जो भी अपने फ्रेंड को देखता है, सोसाइटी में लोग जो उसे बोल देते हैं, बच्चा वही स्ट्रीम ऑप्ट कर लेता है। लेकिन इन सब चीज़ों में बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरों को कहने से, दूसरों को देखकर बच्चा मान लो किसी फील्ड में चला भी जाए लेकिन वो चीज़ ठीक से नहीं कर पाता, परेशान होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, और जो सक्सेस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ताकि बच्चों को अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, बच्चों को ये पता चल सके कि वो किस फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की, अभिरुचि की, कि ये क्या होती है। तो हम अक्सर देखते हैं, लोगों से कहते सुनते हैं कि जो ये बच्चा है वो खेल में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बच्चा है वो संगीत में, म्यूजिक में बहुत अच्छा है, ये डांस में बहुत अच्छा है, ये चित्रकला में बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चों में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। तो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता अथवा प्रतिभा को हम क्या कहते हैं? अभिरुचि या एप्टीट्यूड हम कहते हैं। तो इट कैन बी इन वेरियस फील्ड, चाहे हम डांस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, पेंटिंग की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, मैकेनिकल की हम बात कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड है। तो हम देखते हैं कि बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग काबिलियत होता है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो जरूरी क्या है कि इस चीज का पता लगाना कि बच्चा जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस फील्ड में अच्छा है। तो इसलिए ये अभिरुचि परीक्षण किए जाते हैं। तो अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो देयर आर वेरियस टेस्ट टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कि किसी व्यक्ति की अभिरुचि मापने के लिए विभिन्न परीक्षण होते हैं। और इन्हीं परीक्षण को, इन्हीं टेस्ट को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देयर एप्लीकेशन फॉर असाइनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों को आवंटित करने के लिए अभिरुचि परीक्षण और उनका अनुप्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो हम अक्सर देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है कि आगे हम क्या करें, हमें किस एरिया में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस एरिया को हम चुनेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से हर बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। वो इस बात को लेकर दुविधा में होता है कि वो क्या करे, क्या ना करे, किस एरिया को चूज करे, किस एरिया को चूज ना करे, कौन सा व्यवसायिक क्षेत्र उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर, और जब बच्चा 10th क्लास पास कर लेता है तो उसके सामने यही एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है कि किस फील्ड में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए। तो उसे किस एरिया में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा एरिया उसको चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए विद्यार्थी का यह निर्णय विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। तो अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे हम आईटीआई की बात करें, तो बच्चों को क्या लेना है, किस एरिया की तरफ जाना है। तो
काफी सारे जो हम फैक्टर्स कह सकते हैं जिनसे बच्चे का जो डिसीजन है, निर्णय है, प्रभावित हो सकता है। बच्चों की रुचि, ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम बच्चा देख रहा है कि उसके जो फ्रेंड है दूसरे सब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगी, चलो मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। बच्चों को पता चला कि सोसाइटी में इस सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो उसका डिमांड है तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। उसकी मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड, नहीं मुझे बेशक से बच्चा जो है हिस्ट्री में और इन सब्जेक्ट में काफी अच्छा है, लैंग्वेज में काफी अच्छा है, लेकिन उसका एक एटीट्यूड हो गया कि नहीं मुझे तो ये सब्जेक्ट लेना ही नहीं, मुझे तो कॉमर्स करना है, मुझे साइंस करना है। मतलब बच्चा जिस क्षेत्र के लिए बना है, कई बार उसका जो एटीट्यूड है उस तरफ जाने नहीं देता। अभिरुचि, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे का, कई बार बच्चे को पता होता है कि मेरे अंदर एक काबिलियत है तो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं पता होता। प्रेरणा, अपने टीचर से मोटिवेट होकर, इसके अलावा वो किस सोसाइटी में रहता है, उसका सामाजिक आर्थिक वातावरण कैसा है, परिवार के सदस्य, कई बार परिवार का प्रेशर होता है, पड़ोसी जो है, नेबरहुड में जो लोग हैं उनकी वजह से, जो बच्चे के मित्र हैं, टीचर हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव बच्चे के डिसीजन पे पड़ता है। तो इन्हीं से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर बच्चा कॉमर्स में चला जाता है, साइंस में चला जाता है, आर्ट्स में चला जाता है, आईटीआई में चला जाता है। तो कई बार अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन क्या होता है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि चलो बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल गई, ठीक है, बच्चों को अपनी क्षमताओं के बारे में पता है, तब कई बार होता है कि बच्चा अच्छी गाइडेंस पर एक जो अपने पसंद के क्षेत्र में जा सकता है। मान लो बच्चा जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो अपना चलो कॉमर्स साइड में चला गया। बच्चा साइंस में अच्छा है, वही उसका साइंस सीखने के लिए वो काफी मतलब अंदर से उसका इंटरेस्ट है, तो वो साइंस चूज कर लिया और उसको पता है कि इस फील्ड में जाकर वो खुश रहेगा। लेकिन कई बार दूसरों के कहने पर भी बच्चा इन चीजों को ले लेता है। तो जब बच्चा उस फील्ड में चला जाता है, तो मतलब फील्ड तो सारी अच्छी है, लेकिन ये बच्चों की एबिलिटी पे है ना कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, किस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता। आप दूसरों की वजह से चले जाओगे लेकिन उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो उपयुक्त जानकारी के अभाव में वो गलत क्षेत्र का चयन कर सकता है, जो उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। इस कारण विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार सही क्षेत्रों के चयन हेतु अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह के टेस्ट से बच्चों को क्या पता चलता है, बच्चों को ये पता चलता है कि वास्तव में, हकीकत में उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, उनकी क्षमताएं किस फील्ड की तरफ उनको ले जाती हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट के थ्रू बच्चों को पता चलता है कि उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही व्यावसायिक क्षेत्र का पता चलता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इसलिए इन जो टेस्ट है इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो एप्टीट्यूड, कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, आर्ट जजमेंट टेस्ट है, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अलावा स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मशीनरी की बात करते हैं, यांत्रिक अभिरुचि। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे हम देखते हैं ना कि जो मैकेनिकल लाइन में कार मैकेनिक की बात करते हैं, बाइक की हम बात करते हैं, ठीक है, हम मिस्त्री की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ, चाहे हम कारपेंटर की बात करें, तो कुछ जो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनका जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है। तो इस तरह के टेस्ट से पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, जो इन प्रोफेशन में जाएंगे तो बेहतर करेंगे। इसके अलावा म्यूजिकल एप्टीट्यूड की कौन से बच्चे जो है म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, उनको इस लाइन में जाना चाहिए, तो इसके लिए म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और आर्ट जजमेंट के कौन से बच्चे हैं जो हैं आर्ट में काफ़ी अच्छे हैं, तो इसके लिए आर्ट जजमेंट टेस्ट होता है। और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इन टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि बच्चों का एप्टीट्यूड लॉ में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, टीचिंग में है। तो इससे यहाँ पर इन टेस्ट के थ्रू पता चलता है। और इसको स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कि जब बच्चा 10th में होता है, तो वहाँ पर भी होता है कि बच्चे को कौन सा एरिया चूज करना है, उसको कॉमर्स करना है, उसको साइंस करना है, उसको आर्ट्स में जाना है, तो यहाँ से इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये अलग अलग हम देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिनसे बच्चों के एप्टीट्यूड के बारे में
पता चलता है और उस हिसाब से बच्चों को गाइड किया जा सकता है कि उनको किस फील्ड में जाना है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, इंक्रीज एफिशिएंसी, कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, आप उस हिसाब से क्षेत्र को अगर चुनते हैं तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर संसाधनों की बर्बादी भी कम है। मान लो कई बच्चे देखते हैं कि उनका कॉमर्स या साइंस में बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी के कहने से, अपने दोस्तों की वजह से ले लिया और 1-2 साल किया, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले या फेल हो गए। तो फेल हो गए तो क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे या फिर से दूसरे स्ट्रीम में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चों के ऊपर जो भी रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, जो भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी टाइम खर्च हुआ है, सारा बर्बाद जाएगा। तो जब एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, इसके माध्यम से बच्चों को जो पता चलता है कि उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो इससे संसाधनों की बर्बादी भी कम होती है। इसके अलावा रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, की बेरोजगारी की समस्या में भी कमी होती है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जब आप क्षेत्र का चयन करते हैं तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या कम होती है। और जब आप अपने पसंदीदा काम को करते हैं तो किसी तरह का इतना स्ट्रेस आपको नहीं होता और आपकी जो लर्निंग भी होती है, जॉयफुल लर्निंग या आनंदमय अधिगम होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हम करिकुलम और सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। करिकुलम को हिंदी में कहते हैं पाठचर्या और सिलेबस को कहते हैं पाठ्यक्रम। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे समझेंगे करिकुलम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम करिकुलम को जानते हैं, पाठचर्या को समझते हैं कि है क्या। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट जो 2005 में आया था। वैसे तो ये काफी बड़ा है, लेकिन इसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आप करिकुलम और सिलेबस को समझ सको। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत में स्कूल लेवल पर किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, किस लेवल पर, प्री स्कूल की बात करें, प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी की बात करें, मतलब किस लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कितना कंटेंट होना चाहिए उनको, जो अलग अलग जब बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाए तो उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, बच्चों का असेसमेंट कैसे लिया जाए। टीचर्स के लिए भी इसमें गाइडलाइंस होती हैं कि टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट जो है पर्सपेक्टिव, सेकेंड है लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड है करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, एंड फाइव अगर बात करें सिस्टमिक रिफॉर्म्स। तो एनसीएफ 2005 को, इस करिकुलम को 5 पार्ट्स में इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना था कि हमारी पूरे भारत स्तर पर किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में क्या हुआ कि जो स्कूल्स में बच्चे जो बुक्स पढ़ रहे थे उसमें चेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल्स में बुक्स पढ़ रहे थे वो इससे पहले का जो करिकुलम था उसके हिसाब से था, लेकिन 2005 में जब एनसीएफ आया तो पूरे देश स्तर पर जो बुक्स थी वो इसके अकॉर्डिंग बनाई गई। तो 2007 से स्कूल्स में नई बुक्स आई जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग थी, और आप सब ने भी जो बुक्स स्कूल में पढ़ी, ठीक है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग, इसी को के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि जो करिकुलम है इसका एरिया एक काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक पूरे कोर्स की बात की जाती है। जैसे स्कूल की हम बात करें तो यहाँ पे प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक किस
स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाए, बच्चों का असेसमेंट किस तरह से किया जाए, टीचर्स के लिए गाइडलाइंस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करिकुलम है एक बहुत ही ब्रॉड जो है एक टर्म है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, व्यापक शब्द है, ठीक है, जिसमें पूरे कोर्स की बात की जाती है। इसी तरह से जैसे आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जब अपना करिकुलम देखते हैं डीएलएड का, बीएड का, तो पूरा उसमें 2 इयर्स का पूरी डिटेल होती है कि 2 इयर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और किस तरह का आपका असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी में कितने मिलेंगे, असाइनमेंट जो है आपको क्या क्या देने हैं, तो पूरी कोर्स की डिटेल होती है। तो करिकुलम में क्या है कि पूरे कोर्स की डिटेल होती है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस क्या है, सिलेबस करिकुलम का सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे करिकुलम में पूरे कोर्स की बात की जा रही है, तो सिलेबस में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। जैसे करिकुलम में पूरे स्कूल लेवल की बात की जा रही है कि स्कूल लेवल पर अलग अलग स्टेजेस पर क्या क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाए, किस तरह से असेसमेंट किया जाए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपको करिकुलम में मिलती है, ठीक है, एक तरह की गाइडलाइंस है। लेकिन जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो सोशल साइंस हो गया, तो 6th क्लास में सोशल साइंस में का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाई जाए, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की डिटेल होती है, ठीक है। तो सिलेबस क्या हो गया, करिकुलम का एक पार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए 9th क्लास का आप सोशल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की डिटेल दी गई है कि सोशल साइंस, इस तरह से सोशल साइंस का सिलेबस अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, और अलग अलग क्लासेस में इनके जो सिलेबस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करिकुलम एक काफी व्यापक शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, लेकिन सिलेबस क्या है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। करिकुलम में पूरे कोर्स की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे मान लो आप बीएड में फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उस सब्जेक्ट को 4-5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट यूनिट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये, फोर्थ में, फिफ्थ में असाइनमेंट। तो सिलेबस में सिर्फ एक कोर्स की डिटेल दी जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके आते हैं, कंटेंट को हम देखते हैं, ठीक है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझ लेते हैं। It is the study plan that gives the objective of the course, the content and the method used to teach। जैसे हमने बात की कि करिकुलम में पूरा एक स्टडी प्लान होता है एक पूरे कोर्स का, कि क्या क्या उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या मेथड होना चाहिए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सारी डिटेल होती है करिकुलम में। करिकुलम इज अ वोल कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम। चाहे स्कूल लेवल पे हम एनसीएफ की बात करें, अब तो देखिए एनसीएफ 2023 आ गया, तो अब फिर से जैसे 2005 में आया था, बुक्स चेंज हुई थी, तो अब फिर से 2023 जो आया है उसके अकॉर्डिंग फिर से बुक्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो करिकुलम इज अ होल कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम। इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी टॉट, मतलब इसमें हमें पता चलता है, ये निर्धारित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, और कोई सब्जेक्ट सिखाया जाए तो उसको क्यों सिखाया जाना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लर्निंग को, जैसे 2005 में कहा गया था कि लर्निंग को किस तरह से बच्चों की डेली लाइफ से जोड़कर सिखाना है, बताना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करिकुलम जो है एक क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम क्या है। इसमें एक पूरे कोर्स की बात की जाती है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, क्या क्या सिखाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो आपको ये पता चल गया होगा कि सिलेबस क्या है, करिकुलम का ही एक पार्ट है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। इट इज अ
पार्ट ऑफ करिकुलम, कि ये पाठचर्या का एक अंग है। सिलेबस इज अ वोल कंटेंट, इसमें वोल कंटेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे बीएड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहे, बल्कि बीएड में पढ़ाई जाने वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो। इट इंक्लूड्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट आर टू बी टॉट इन अ गिवन पीरियड। जैसे आप अपनी सोशल साइंस की बुक आप उसको ओपन करो तो स्टार्टिंग में ही पूरा सिलेबस होता है कि उसमें पूरे चैप्टर्स होते हैं कि टोटल हिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में इतने हैं, और सिविक्स में इतने चैप्टर हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें डिटेल होती है कि कितने चैप्टर्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनका असेसमेंट लिया जाए। तो इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस की बात हो रही है, उस सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर्स की बात हो रही है। स्टूडेंट टेक एग्जाम बेस्ड ऑन सिलेबस, की सिलेबस के बेस पर ही बच्चे हिंदी का एग्जाम देते हैं, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, मैथ्स का एग्जाम देते हैं, साइंस का एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। जैसे हमने बात की कि करिकुलम क्या है, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें पूरे कोर्स की बात की जा रही है। इट इंक्लूड्स द कोर्स एज अ वोल, इसमें पूरे कोर्स की बात की जा रही है। लेकिन जब सिलेबस की बात करते हैं तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इसमें पूरे कोर्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस कोर्स के एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। दिस वरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, की अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हम देखते हैं सिलेबस होता है। हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें पूरे कोर्स का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की डिटेल होती है। और अगर करिकुलम की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। जैसे हम एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें या 2023 की बात करें, तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड्स के, यूनिवर्सिटीज के, उनके थ्रू तैयार किया जाता है। जैसे हमने देखा कि 2005 की बात करें या 2023 एनसीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया और उन्होंने ही इसको तैयार किया। लेकिन अ, अगर हम सिलेबस की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट्स एंड टीचर्स, कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट एंड टीचर्स के थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एनसीएफ आता है, करिकुलम आता है, ठीक है। तो करिकुलम जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज या बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको तैयार करते हैं। तो एक तरह से एक बेसिकली एक गाइडलाइंस होती है, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, गाइडलाइंस होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उन सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल उसमें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसी के बेस पर अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं, चाहे हम सीबीएसई की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, हरियाणा बोर्ड की बात करें, या वहाँ पे जो एससीईआरटी होते हैं, ठीक है, ये जो एनसीएफ में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसी के बेस पर ये अपने अपने स्टेट का जो सिलेबस जो है वो तैयार करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। तो करिकुलम की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट एंड टीचर, की अलग अलग, चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, मैथ डिपार्टमेंट हो गया, और उनके टीचर्स के थ्रू बनाया जाता है। तो पहले करिकुलम आता है, उसी के बेस पर जो होता है सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द सिलेबस एज अ पार्ट, की करिकुलम में सिलेबस को एक पार्ट के रूप में जोड़ा जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, की सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। इट कवर्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पेडागोजी होता है, कंटेंट होता है, असेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द आउटकम ऑफ द लर्निंग, की जब कोई सिलेबस जो है, कोई सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए तो उससे बच्चे ने क्या सीखा, तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। करिकुलम की बात करें, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एक तरह से ये निर्देशात्मक होता है, कि इसमें एक तरह की इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है कि अ, पूरी अगर देश स्तर पर जो करिकुलम बन रहा है या किसी पर्टिकुलर कोर्स का जो करिकुलम बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह से निर्देश होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उसकी पूरी डिटेल होती है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो करिकुलम जो है ये सिर्फ निर्देशात्मक होता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस देखें तो उसमें पूरी डिटेल होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की।
और अगर हम करिकुलम की बात करें, इट फोकसेस ऑन एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें पूरी एजुकेशनल प्रोग्राम की बात की जाती है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जाती है, इसका फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे होता है। तो यहाँ पर इस इमेज से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि करिकुलम क्या है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और सिलेबस क्या है, उसका एक पार्ट है। करिकुलम पूरे स्कूल का, प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस, उसका कोई एक सब्जेक्ट। करिकुलम पूरे बीएड का, और सिलेबस उसका कोई एक सब्जेक्ट, चाहे फिलोसफी ले लो चाहे साइकोलॉजी ले लो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।